कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की खबरों से रूबरू कराता हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि समाचार। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा के मछली पालकों को प्रशिक्षण देने की है योजना। हजारीबाग और रामगढ़ के युवकों का होगा पारावेट के लिए चयन। पॉपकॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पल्स पॉपकॉर्न। अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2017-18 में झारखंड में मछली उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गढ़वा जिले को भी जोड़ा गया है। इसके लिए गढ़वा के मछली पालकों को प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की गई है। यह प्रशिक्षण 5 दिवसीय होगा, जो कई चरणों में 15 जुलाई 2017 से 23 फरवरी 2018 तक चलेगा। प्रशिक्षण रांची के 2 केंद्रों पर दिया जाएगा। पहला मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार धुरवा होगा, दूसरा मत्स्य निदेशालय डोरंडा रांची है। इस प्रशिक्षण में गढ़वा जिला के वैसे मछली पालक भाग ले सकते हैं जो अपना या लीज पर लिए हुए तालाब में मछली पालन करना चाहते हों। इस प्रशिक्षण में भाग लेने के इच्छुक मछली पालक जिला मत्स्य कार्यालय गढ़वा में आवेदन दे सकते हैं। हजारीबाग और रामगढ़ के ग्रामीण और शिक्षित बेरोजगार युवकों का चयन पारावेट के लिए किया जाएगा। इन्हें पशुओं के प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाद में ये अपने क्षेत्र में पशुपालकों के लिए हितैषी मित्र और स्वरोजगारी के रूप में काम करेंगे। इसके लिए आवेदक की उम्र 28 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट पास हो। इसमें हजारीबाग से 4 और रामगढ़ से 3 आवेदकों का चयन किया जाना है। आवेदन पत्र जिला पशुपालन कार्यालय हजारीबाग में 10 अगस्त 2017 तक जमा किया जा सकता है। किसान भाई, आप यदि धान की खेती करने जा रहे हैं तो श्री विधि अपनाएं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि श्री विधि हर दृष्टिकोण से फायदेमंद है। इससे उपज भी बढ़ती है, पानी की खपत भी कम होती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। श्री विधि से धान की खेती करना इस मायने में भी फायदेमंद है कि इसका बिचड़ा खेत में रोपने के लिए बहुत कम अवधि में यानी 10 से 12 दिन में तैयार हो जाता है। एक और फायदा ये है कि श्री विधि से धान की बुआई करने में बहुत कम बीज की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें एक स्थान पर सिर्फ एक ही बिचड़ा रोपा जाता है, जबकि बुआई के पारंपरिक विधि में एक स्थान पर 2 से 3 बिचड़ा लगाया जाता है। आइए अब अपने कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं श्री विधि से धान की खेती करने में पानी की कितनी बचत होती है और उपज में कितनी बढ़ोतरी होती है। जहाँ तक लाभ का सवाल है तो जैसा मैंने पहले बताया था कि 25 से 30% श्री विधि में ज़्यादा उत्पादन होता है। यदि आप और अच्छी तरह से तैयारी करें तो यह जो है उत्पादकता और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, 50% या 100% भी हो सकती है। दूसरी चीज़ पानी की बचत होती है। पानी श्री विधि में पानी की बचत 30 से 40% तक जो है वो श्री विधि से पानी की बचत होती है। तीसरा हमारा खेत का टिकाऊपन, खेत की उर्वरता शक्ति है। ज़्यादा उत्पादन होने के बाद भी हमारे पास हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अतः श्री विधि हर तरह से परंपरागत विधि से अच्छी विधि मानी जाती है। अधिक लाभ होता है, खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है एवं किसान भाई को भरपूर लाभ मिलता है। झारखंड के किसान पॉपकॉर्न से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। पॉपकॉर्न की खेती के लिए मध्य जुलाई तक बुआई का काम पूरा कर लें। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद पल्स पॉपकॉर्न, VL पॉपकॉर्न या अंबर पॉपकॉर्न लगाएं। पॉपकॉर्न के लिए अच्छे जो प्रभेद हैं उसमें पल्स पॉपकॉर्न, VL पॉपकॉर्न, अंबर पॉपकॉर्न, ये सावधानी रखें कि ये अच्छी प्रभेद को ले आएँ। और इसके लिए जो समय है इसका भी 15 जून से लेकर के 15 जुलाई है और इसके लिए बीज की मात्रा 16 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगता है। और ये मैच्योर होने के बाद इसके दाने को रख लें और ये मार्केट में बढ़िया ढंग से इसको पैकेटिंग करके 100-100 ग्राम की पैकेटिंग करके आप अच्छे ढंग से उसको बेच सकते हैं, जिससे आपको लगभग जो मक्का आपको 15 रुपया किलो बिकता था वही मक्का आपको लगभग 50 रुपया से लेकर के 100 रुपया किलो की दर से बिकता है।
क्योंकि जो मार्केट में जाते हैं तो 10 ग्राम का जो ये 100 ग्राम का 10 रुपये की दर से बिकता है, तो इसका लाभ आप लगभग 4 गुना ज़्यादा पा सकते हैं। राज्य के किसान कृषि उपकरण पैडी ड्रम सीडर की सहायता से कादो किए गए खेत में अंकुरित धान के बीज की सीधी बुआई कर सकते हैं। यह एक दिन में 2.5 एकड़ खेत में धान की बुआई करने की क्षमता रखता है। पैडी ड्रम सीडर झारखंड जैसे राज्यों के लिए काफी उपयोगी है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण कैसे करें। किसान भाई, आप अगर मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान लें। ऐसे कई पक्षी होते हैं जो कीट खाते हैं, उन्हें ये कीट आसानी से फसल लगे खेतों में मिल जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से जरूर बनाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति गिरिडीह में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपये से 2210 रुपये, चावल मध्यम 2300 रुपये से 2540 रुपये, चावल उत्तम 4200 रुपये से 4450 रुपये, गेहूँ 1900 रुपये से 2200 रुपये, दाल अरहर 7200 रुपये से 7400 रुपये, दाल मसूर 6500 रुपये से 6700 रुपये, सरसों तेल 12000 रुपये से 12530 रुपये, चीनी 4200 रुपये से 4450 रुपये, आलू 900 रुपये से 1100 रुपये और प्याज 1200 रुपये से 1420 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई जानकारियाँ हमारे पास और भी है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, इस विराम में भी आपके लिए एक संदेश है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं बरसात का मौसम चल रहा है। इस मौसम में पशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो कौन सी पशुओं में किस तरह की बीमारी होती है और उनसे किस तरह से बचा जाए, ये हमारे विशेषज्ञ आज आपको बताने वाले हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं सीधा स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए किस तरह से आप बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, तो आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर, जब तक कोई किसान भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, सबसे पहली बात आती है कि इस वक्त गर्मी का मौसम था और उस समय आवास का प्रबंधन कुछ और था। जी। अब जो बरसात का मौसम है, इसमें किसान भाई किस तरह से पशुओं के लिए आवास का प्रबंधन करें? जी हाँ, आवास बहुत ही उपयोगी है। ज़्यादातर पशुपालक जो हैं आवास पे ध्यान नहीं देते हैं। और अच्छी नस्ल रखते हैं, खाना पीना अच्छा देते हैं, लेकिन आवास पे उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन आवास का बहुत बड़ा जो है महत्व है पशुपालन में, खास करके अगर दूध पालन के लिए आप पशुपालन कर रहे हैं या मांस के लिए कर रहे हैं या मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो आवास का मुख्य जो उद्देश्य है कि पशुओं को सही वातावरण मिलना चाहिए। और जैसा कि बरसात के मौसम की यदि बात करते हैं, तो बरसात में मुख्य रूप से देखा जाता है कि गर्मी और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, इस दोनों का मिश्रण होता है। तो जिसके कारण पशु दबाव में होते हैं, जिसका कारण जो है बहुत सारी बीमारियां भी ये मौसम में उनका प्रकोप होता है, जिससे जो है मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो जैसा देखा जाता है कि बरसात के मौसम यदि आवास की बात करते हैं, तो स्वच्छ आवास उनको मिलना चाहिए। और मुख्य रूप से हमारे पशुपालकों को ये कोशिश करनी चाहिए कि आवास बिल्कुल सूखा हो। जैसा कि आवास जहाँ पे हम लोग निर्माण करते हैं वो सतह से ऊंचा होना चाहिए, ज़मीन की सतह से। अगर कहीं आवास नीचा हो तो बरसात का पानी वहाँ आता है, और जिससे कि तरह तरह की बीमारियाँ और गंदगी और जो है आवास नहीं। जैसे ही आवास आपका सूखा नहीं है तो पशु जो है वो स्ट्रेस में आते हैं, उनको सही वातावरण नहीं मिलता है। उसके अलावा दूसरी बात जो है कि बरसात के मौसम में जैसे बारिश होती है, फिर धूप होता है, जिसके कारण जो है कि अंदर ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता वो बढ़ जाती है, जो कि बाहर नहीं निकलता है। तो इसमें आवास में मुख्य रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि स्वच्छ हवा का आदान प्रदान हो, आवास बिल्कुल सूखा हो, और सबसे बड़ी हवादार हो, ताकि आर्द्रता जो है अंदर वो मेंटेन नहीं रहे, वो आर्द्रता कम हो और सही वातावरण मिले। उसके अलावा बरसात के मौसम में अगर आपका आवास सही नहीं है तो उसको रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि बरसात में खास करके यदि पानी चू रहा है आवास में, जिससे कि पशु सीलन होती है, जिसके कारण पशु जो है भीग जाते हैं, उनका शरीर भीगा रहता है। खास करके रोएदार पशु जिसमें रोआ ज़्यादा होता है, तो उसमें उनके जो शरीर जो होते हैं वो सूखते जल्दी नहीं है, जिसके कारण उनमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बीमारियां होती हैं। तो आवास का एक बहुत बड़ा रोल है। सही ढंग से अगर पशुपालन प्रबंधन की बात करते हैं तो सही आवास, सही वातावरण, सूखा आवास पशुओं के मिलना बहुत ही अति आवश्यक है। बिल्कुल। और पानी से बचाव, जी, पानी से भी बचाव होना चाहिए, ताकि उनमें जो है कि उनको कोई तरह का दबाव नहीं हो और सही तरह से खान पान वो करें। बिल्कुल। हाँ। जब आपने खान पान की बात कही है तो निश्चित रूप से बरसात के मौसम में जैसे हम मनुष्यों में भी देखते हैं कि कई तरह के प्रिकॉशंस लेते हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में जब जो पशुपालक इस वक्त जो पशुपालन कर रहे हैं, खान पान की क्या विशेष व्यवस्था रखें, क्या ध्यान रखें, किस तरह से प्रबंधन करें खान पान का? खास करके अगर बरसात की यदि बात करते हैं तो खान पान में जैसा हम लोग देते हैं, गर्मी से बिल्कुल तो वातावरण में राहत होता है पशुओं के लिए, लेकिन खान पान में देखा जाता है कि बरसात के मौसम में आर्द्रता अधिक होने के कारण या सही ढंग से रख रखाव नहीं करने के कारण पशुओं में खास करके देखते हैं खाने की जो मात्रा होती है उसकी कमी हो जाती है। तो कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए हमारे पशुपालकों को। पहली बात है कि जो आप खाना अगर दे रहे हैं, 2 समय दे रहे हैं, तो उसको आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, 3 बार या 4 बार उसी खाने को डिवाइड, जितना ज़रूरत है उसको आप करके दें। दूसरी बात ध्यान देनी चाहिए कि बरसात के मौसम में खास करके हमारे पशुपालक जो है मकई या खल्ली ये स्टोर करके रखते हैं, और इसके कारण जो है कि अगर स्टोरेज सही नहीं हो, उसमें जो है कि अगर आप नमी लग जाए, जी हाँ, नमी लग जाए तो उससे अफ्लाटॉक्सिन नामक जो है कि ये फंगस जो होता है उसका प्रकोप होता है, और कभी कभी देखने को मिलता है वो कालापन पड़ जाता है और वो खराब। हम आपको रोकेंगे, एक फोन ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको नमस्कार। क्या प्रश्न है आपका? जी, मेरा प्रश्न है, मेरे बकरी को बरसात में बहुत ही खुजली होता है।
अच्छा, जी उसको किस तरह रखें कि बिल्कुल बिल्कुल। ताकि वो उससे बच सके। बच सके। जी 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 जी। जी हाँ, बरसात के मौसम में आपका प्रश्न जो है बहुत आम प्रश्न है। बकरियों में खास करके खुजली की जो बीमारियां होती है, इसका मुख्य कारण है कि उसका जो है भींगा रहना या फिर जो है कि उसका रखरखाव सही नहीं होना, आवाज़ सही नहीं होना। लेकिन अगर बकरियों में खुजली हो रही है, बाल झड़ रहा है, शरीर को कहीं रगड़ रहा है, तो उसमें जो है कि आप उसके लिए दो तरह से है। एक, आप डॉक्टर की सलाह लेकर के आइवरमेक्टिन नामक दवा उसको लगा सकते हैं खुजली को दूर करने के लिए। दूसरी है कि आप उसमें करंज तेल और उसमें नीम का तेल मिला करके और कपूर और गंधक मिला करके आप 100 ml करंज का तेल में या 50 ml करंज का तेल, 50 ml नीम का तेल, 10 ग्राम कपूर और 10 ग्राम गंधक, इसको मिला करके आप जहाँ पूरे शरीर में उसको लगाते हैं 2 से 3 बार, तो किसी तरह की खुजली की बीमारी है वो दूर हो जाएगी। दूसरी है कि आप आइवरमेक्टिन नामक दवा 35 किलो वजन पर 1 ml उसके अगर चमड़े में लगाते हैं तो ये जो भी वर्म्स हैं, जो इक्टोपारासाइट्स हैं, वो दूर हो जाते हैं और खुजली की बीमारियां दूर हो जाती हैं। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इससे पहले हम आहार व्यवस्था की बात कर रहे जी। थे। आहार में खास करके मैं जैसा बता रहा था कि अगर आपका स्टोरेज भंडारण सही नहीं हो तो उसमें फंगस लगने की संभावना होती है, और फंगस वाले जो आहार अगर आप पशुओं को खिलाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसमें बीमारियां होती है और मृत्यु भी अधिक हो जाती है, खास करके बकरियों में, मुर्गियों में। तो इस पे ध्यान देना चाहिए कि भंडारण सही हो। दूसरी चीज़ है कि बरसात के मौसम में आहार जैसा कि है कि 2 बार 3 बार या 4 बार करके आप उसको दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप पानी का बहुत बड़ा रोल है बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात में देखते हैं कि मल मूत्र का जमाव होता है और वो खाने में, नाद में, पानी में मिल जाती है, जिससे जो है दूषित हो जाती है खाना और पानी। तो स्वच्छ पानी मिलना बहुत ज़रूरी है हमारे पशुओं को बरसात के मौसम में। अगर स्वच्छ पानी देते हैं तो बरसात में ज़्यादातर जो बीमारियां होती है, दस्त होने की बीमारियां होती है हमारे पशु में, उसकी कमी हो सकती है। तो इसमें देखा जाता है कि, और दूसरी चीज़ है कि जब पशु दबाव में आते हैं बरसात के मौसम में खास करके, तो उस समय संतुलित आहार देने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा आप अगर पशु जो है खाना पीना थोड़ा कम कर दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि कम हो रहा है जिसके कारण दूध की कमी हो रही है, बढ़ने की क्षमता कम हो रही है, तो आप उसमें जो है कि जो आहार है उसमें जो है विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दे सकते हैं। जितनी आहार की कमी हो रही है उस रेशियो में अगर बढ़ाते हैं तो इसमें जो होने वाली कमी है उसके शरीर में वो दूर हो जाती है। और इस वक्त घास भी काफ़ी उपलब्ध होता है, तो बहुत सारे पशु हैं जो चरने चले जाते हैं। हाँ। उस पर भी कुछ मतलब किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, खास करके बकरियों में या गाय में जब चरने के लिए करते हैं, इस समय भी बहुत संभावना होती है, क्योंकि घास भी दूषित हो जाता है बरसात में। से कोई दूषित है या वर्म्स है, उसके कीड़े हैं पेट में, तो उसका गोबर के से पूरा घास दूषित हो जाता है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए कि वैसे जगह पे चारागाह में चराएं पशुओं को जहाँ पे दूषित वातावरण नहीं हो। दूसरी चीज़ है कि इस समय वर्म्स का इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है चरने के समय में, और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है इंटेरोटॉक्सीमिया नामक बीमारी होती है चरने के क्रम में, खास करके बकरियों में। जब वो चरने के क्रम में ज़्यादा घास खा लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो उस समय एक टॉक्सिन्स उसके पेट से जो है वो डेवलप होता है, इंटेरोटॉक्सीमिया, ये हमारे पशुपालक जानते होंगे। उसमें इसके लक्षण जो होते हैं कि उसमें जो है कि दस्त हरे रंग का होने लगता है, मुंह से झाग आने लगता है, अचानक बकरियां मरती हैं। तो इस समय जब चराते भी हैं तो उस समय लिमिट में उसको ग्रेजिंग कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर हम उसको चरा रहे हैं दिन भर, तो जी हाँ, इनगॉर्मेंट ज़्यादा अगर घास का हो जाता है पेट में तो उससे भी समस्या होती है। दूसरी चीज़ है कि बरसात के मौसम में वो कटने छटने जैसा चरने के क्रम में अगर कोई घाव हो गया तो उसमें भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारी बकरियों का अच्छी तरह से रखरखाव करें और मृत्यु दर को हम लोग उसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये पेट की बीमारी होने की संभावना होती है इस वक्त, एक तो ये हो गया, और खुजली भी होने जी हाँ, पेट की बीमारी में खास करके कृमि, जो अंतः कृमि और बाह्य कृमि, जैसा अभी प्रश्न आया था बाह्य कृमि का, और अंतः कृमि का संभावना भी बहुत ज़्यादा होता है। बरसात के मौसम में बहुत जगह से शिकायत आती है कि जो दस्त वो कर रहा है या उसका जो है फीसेस जो है वो पतला हो गया है, गंध आ रहा है, कीड़े निकल रहे हैं उसके फीसेस से, तो ये सब समस्या होती है। तो इस समय बरसात से पहले एक बार डिवर्मिंग कर दें और बरसात के बाद एक बार कृमिनाशक दवा अवश्य दे दें। इसमें अल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल नामक आप दवा दे सकते हैं 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से, अगर आप दे सकते हैं बरसात से पहले और बरसात के बाद, तो इससे जो प्रकोप होता है उससे जो है कि
राहत मिल जाएगा हमारे किसान भाइयों को, और इसके कारण जो है दूध के उत्पादन में कमी, मांस उत्पादन में ये कमी दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। एक विशेष बात जो आती है, बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो छोटे छौनों का देखभाल ठीक ढंग से नहीं कर पाते जी हैं। जी जी। बरसात के मौसम में कौन सी ऐसी सावधानी छोटे छौनों के प्रति रखना चाहिए ताकि उनकी बढ़वार अच्छी और मृत्यु नहीं हो? हाँ, छोटे छौनों में खास करके बरसात के मौसम में बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां, एक तो वर्म्स का ही हो गया जो कृमि के कारण जो होता है, दूसरी है कि खास करके देखा जाता है कि बरसात के मौसम में अगर हम रख रखाव सही नहीं कर रहे हैं, वो भीग गया है तो उसमें निमोनिया होने की संभावना होती है, इससे नाक में पानी आना, छींकना, और इसके कारण भी खास करके जो छोटे बछड़े हैं या बकरियों के बच्चे हैं तो उसमें मृत्यु होता है। दूसरी चीज़ है कि छोटे छौनों में जैसा कि बता रहे थे कि वो दूषित खाना, दूषित पानी के कारण दस्त होता है, और दस्त के कारण भी बहुत सारे पशु जैसे सूकर के छौने हो गए या फिर बकरियों के छोटे बच्चे या गाय के बच्चे, इसमें दस्त के कारण जो है मृत्यु होती है। तो इसमें खास करके आहार संतुलित होनी चाहिए, साफ सुथरा और फ्रेश। खास करके जैसे जो किसान भाई सूकर पालन से जुड़े हैं तो जो होटल वेस्टेज देते हैं, तो उसमें अगर होटल वेस्टेज जो है बरसात के मौसम में दूषित हो गया 1 दिन 2 दिन का, जी सूकरों के लिए, तो वो बहुत हानिकारक होता है, उसमें मृत्यु दर, अचानक मृत्यु दर होती है। जैसे ही उसमें जो है टॉक्सिन्स डेवलप होंगे, विष डेवलप होंगे, तो उसे खाना खिलाने से वो जहर का काम करता है और उसमें पशुओं की मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इसमें खास करके वो सब बातें, साफ पानी होना चाहिए, खाने जो है बिल्कुल स्वच्छ और फ्रेश होना चाहिए ताकि उसमें जो है कि वो दिक्कत नहीं है। और दुधारू पशुओं के लिए कुछ खास सावधानी इस वक्त? जी हाँ, दुधारू पशुओं के लिए भी यदि हम लोग बात करते हैं तो खास करके उनको संतुलित आहार देना चाहिए। और दुधारू पशुओं में जैसा कि जानते हैं कि जो है कि उनका कैलकुलेटेड है कि इतनी दूध पे लगभग 2 से 2.5 किलो दूध पे आप 1 किलो दाना मिश्रण देते हैं। मेंटेनेंस के लिए 1 से 1.5 किलो दाना मिश्रण देते हैं। गर्भवती है उसके लिए देते हैं। तो इसमें हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि 2 बार दे रहे हैं तो उसको 3 बार करके दे सकते हैं। और ये ध्यान देना चाहिए कि खाने की जो मात्रा हम दे रहे हैं उसमें कमी नहीं हो, और खाना स्वच्छ हो, किसी तरह से दूषित नहीं हो। पानी पीने जितना पानी क्योंकि उस समय जैसे ही पशु जो है अगर वातावरण सही नहीं मिलता है, पशु दबाव में आता है, तो उसके सीधा असर खाने पे पड़ता है। तो उस समय अगर किसान भाई ध्यान दे रहे हैं कि खाना वो सही खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो वो पकड़ सकते हैं कि हमारा पशु जो है स्ट्रेस में है, तो उसमें उचित प्रबंधन करके उससे वो बच सकते हैं। और दूध उत्पादन में जो कमी आती है इस समय, तो उससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो इस वक्त आहार की, आवास की व्यवस्था ठीक से करें और रोगों का निदान अवश्य करें। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और मृत्यु दर जो है पशुओं में ये काफ़ी कम होगा। निश्चित रूप से आपको इन जानकारियों का लाभ मिलेगा। सर, आप इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।